डीडी किसान, बदलते भारत की शान। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है ये आसमान कुछ कम है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट शो जिसका नाम है सच के साथ, और मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय। तो डीडी किसान पर होती है मेरी और आपकी मुलाकात मंगलवार और गुरुवार को, जब हम सच की बात करते हैं, सच की राह पे चलने का संकल्प लेते हैं। और ये संकल्प लेते लेते हमको कई महीने बीत चुके हैं और आप बता रहे हैं मुझको लगातार अपने कमेंट्स के जरिए, रिएक्शन के जरिए कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप भी उतने ही जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं जितनी की कोशिश हम करते हैं। तो यहां तो रही बात इतनी सच की, लेकिन आज इस सच की पाठशाला में कौन सा पृष्ठ है, कौन सा अध्याय है जो हम पलटने वाले हैं। तो दिवाली बहुत नजदीक है और दिवाली से पहले हर किसी को एक गिफ्ट चाहिए होता है। मुझको भी चाहिए, आपको भी चाहिए और हम सबको चाहिए। लेकिन किसानों के इस गिफ्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। जी हां, दिवाली से पहले एमएसपी के रेट बढ़ा दिए गए हैं। अब ये दिवाली एमएसपी वाली है और किसानों के चेहरे इस बढ़े हुए रेट के बाद खिलखिला गए हैं। और जो कई लोग थे ना, जो C2+50 का दावा करके किसानों को प्रोवोक करने की कोशिश करते थे और भ्रमित करते थे, उनको जवाब दे दिया है प्रधानमंत्री ने। जवाब दे दिया है इस सरकार ने कि वो किसानों के हित में सोचते हैं। और मैं लगातार कहता हूं कि प्रधानमंत्री का सपना है, सोच है कि लास्ट में यानी लाइन के लास्ट में भी जो खड़ा है किसान, उस तक विकास पहुंचे। और यही कोशिश लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए। तभी तो ये चेहरे इस तरह से खिलखिलाते हैं, गुनगुनाते हैं और बताते हैं कि वो सरकार के साथ है। इतनी कहानी तो हमने यूं ही बस बातों बातों में कह दी, लेकिन इसकी डिटेल में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और जानते ही हैं, मेरे शो की रवायत है कि हम पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस रिपोर्ट के बाद उसी रिपोर्ट से मुतालिक कुछ खास मेहमान इस शो का हिस्सा होते हैं जो आपको इन डिटेल समझाते हैं। मेरे कहने से मत मानिए, लेकिन उन मेहमानों के कहने से जरूर मानिए कि इस खबर में कितना दम है जो किसानों के चेहरे पर खुशहाली की दमक लाई है। वक्त को जाया नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे इस रिपोर्ट के साथ। मिलता हूं इस रिपोर्ट के बाद। न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि से किसानों के जीवन में विकास की रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर प्रयास कर रही है। और ऐसा वो सिर्फ कहती नहीं है, समय समय पर करके भी दिखा रही है। दिवाली से पहले किसानों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने प्रमुख रबी फसलों के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे किसानों में खुशी की लहर देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अपने किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए हम निरंतर बड़े फैसले लेने में जुटे हैं। इसी दिशा में आज हमारी सरकार ने 2025-26 के विपणन सत्र के लिए गेहूं और चना सहित अनिवार्य रबी फसलों की एमएसपी को बढ़ाया है। इससे हमारे अन्नदाताओं का जीवन और आसान होगा। गेहूं के लिए एमएसपी में 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसे 2275 रुपए से बढ़ाकर 2425 रुपए किया गया है। इसी तरह सरसों में 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसका एमएसपी अब 5950 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। चने के लिए एमएसपी 210 रुपए बढ़ाकर 5650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य किसानों को वित्तीय राहत प्रदान करना और विशेष रूप से आगामी रबी सीजन के दौरान कृषि आय को सपोर्ट करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। ये बढ़ोतरी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए सभी रबी फसलों के लिए की गई है। मसूर के एमएसपी में प्रति क्विंटल 275 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कुसुम के एमएसपी में प्रति क्विंटल 140 रुपए और जौ के एमएसपी में 130 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि एमएसपी क्या होता है।
सरकार जिस न्यूनतम दर पर किसानों से फसलों की खरीद करती है उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP कहा जाता है। हालांकि खुले बाजार में इन फसलों का रेट सरकार के MSP से कम या ज्यादा हो सकता है। MSP का संबंध फसलों की सरकारी खरीद से होता है। साफ शब्दों में समझें तो ये वो मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल की खरीद करती है। इसका उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव से किसानों को नुकसान से बचाना होता है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार द्वारा बढ़ाए गए MSP से किसानों को कितनी राहत मिलेगी और सरकार द्वारा किसानों के लिए लिए जा रहे फैसले उनके जीवन में कितना बदलाव ला रहे हैं। तो आज सच के साथ में यही समझने की कोशिश है कि MSP के जो दाम बढ़े हैं इसने किसानों के चेहरे पे कितनी बड़ी मुस्कान बढ़ा दी है। मेरे साथ किसान भी हैं, कुछ खास मेहमान भी हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं लेकिन परिचय के साथ कि मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है। मेरे साथ जुड़े हैं अनुज गुप्ता, कम्युनिटी एक्सपर्ट हैं। अनुज जी स्वागत आपका, अक्सर मेरे शोज में आते रहे हैं, आज भी उम्मीद कर रहा हूं बेबाक राय रखेंगे। कुलदीप सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, किसान हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो मुख्य कैरेक्टर है वो कुलदीप जी हैं। असल में बताएंगे MSP के बाद कितनी राहत मिल रही है। धनंजय प्रसाद श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एडवाइजर MSP मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से। सर स्वागत आपका, आपसे MSP के मर्म को नजदीक से समझूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अंजलि भाटिया मेरे साथ जुड़ रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अंजलि जी अक्सर मेरे शो में आती हैं और अपनी राय बहुत अच्छे से रखती हैं। आज भी कुछ ऐसी ही उम्मीद उनसे है। सबसे पहले शुरुआत बात किसान की तो किसान से ही। कुलदीप जी, दिवाली से पहले दिवाली का गिफ्ट कि दिवाली MSP वाली कितनी भा रही है, ईमानदारी के साथ बताना है। बिल्कुल अच्छी बात है, काफ़ी सराहनीय कदम है मोदी जी का कि बेमुकाबले पहले वाली सरकारों के इस समय जो बढ़ाए गए रेट हैं MSP है वो काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। लेकिन पीछे से अगर देखा जाए उस समय जब मैं छोटा था तो गेहूं का मूल्य लगभग 1.5 रुपये किलो था। उस समय दूध का मूल्य भी लगभग 1.5 रुपये किलो था। आज दूध का मूल्य 75 रुपये किलो है और गेहूं का मूल्य MSP बढ़ाने के बाद लगभग 25 रुपये किलो। तो उसको देखते हुए तो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी किसानों को जो महत्व दिया गया है वो काफ़ी मोदी जी का अच्छा कदम है। और बढ़ाना, किसानों की तो जितनी सहायता की जाए देश उतनी ही ज़्यादा हमारा तरक्की करेगा, उतना ही ज़्यादा उज्जवल भविष्य किसानों का, जितना ज़्यादा उज्जवल भविष्य किसानों का होगा उतना ही देश ऊपर उठेगा। कुलदीप जी, जब आप छोटे थे तब का रेट आपने समझा दिया, अब आप बड़े हो गए, लेकिन देश भी बड़ा हुआ है ना, उसकी आबादी बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ी है और वो बढ़ी है तो फिर जो सरकारी खजाना है उसमें बोझ भी बढ़ा है। और उस बढ़ते हुए बोझ के साथ अगर सरकार इस तरह की मदद कर रही है, आपको नहीं लगता दिल खोल के स्वागत करना चाहिए, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए? नहीं, क्वेश्चन मार्क में कम से कम ये तो जरूर देखना चाहिए कि भाई हमें जो कितनी मेहनत करता है किसान उसका देखते हुए तो बहुत कम है। जिस हिसाब से हम मेहनत करते हैं खेतों में तो उसको देखते हुए, और फिर दूसरा MSP तो हमें बढ़ा दिया गया, लेकिन मंडियों में जो जाते हैं तो एक किसान ऐसा है जिसका मूल्य और लोग लगाते हैं। मंडियों में व्यापारी लोग उसके फसल का मूल्य लगाते हैं और कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसका मूल्य को वो स्वयं निर्धारित करता है। हर प्रोडक्ट का मूल्य कंपनी स्वयं निर्धारित करती है। किसान अपने प्रोडक्ट का ठीक से अपना मूल्य भी ठीक से वो नहीं, सरकार ने बढ़ाया है उसकी हम सराहना करते हैं, अच्छा है। वो अब की बार 100, 150, 200, 300 रुपए तक सरसों में भी बढ़ोतरी की है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा। इसमें दीपावली के मौके पर आगे चल के सर ये तो वैसा हो गया, आप अच्छे तो हैं
लेकिन उतने अच्छे नहीं है। ये तो बिल्कुल क्या बात हुई सर? ये तो है ही। आप पसंद तो आते हैं मुझको, लेकिन उतना पसंद नहीं आते। भाई कितना पसंद करना है? सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, आपको नहीं लगता? विश्वास तो करके देखिए। पिछली सरकारों के बेमुकाबले पिछली सरकार 10 रुपए बढ़ा दिया, 20 रुपए बढ़ा दिया, तो मैंने वही तो बताया ना कि इस बार जो है वो बेमुकाबले तो बहुत अच्छा किया है। तो उसके लिए तो किसानों के में पूरी उत्साह है और खुशी है। ठीक है, चलिए हमारे साथ श्रीवास्तव सर भी हैं, एमएसपी समझेंगे इन्हीं से। श्रीवास्तव सर, रबी की सभी फसलों पे एमएसपी की मंजूरी, कब तक इसका असर दिखेगा? एप्लीकेबल कब से होगी? कौन सा विपणन वर्ष होगा जब इनको लागू कर दिया जाएगा? एग्जैक्ट टाइम फ्रेम क्या होने वाला है सर? देखिए, जो 16 अक्टूबर 2024 को एमएसपी रबी का अनाउंस हुआ है जी, और ये मार्केटिंग सीजन है 2025-26 है। अच्छा, तो इसकी इसका जो प्रिक्वायरमेंट स्टार्ट होगा वो आपका मार्च अप्रैल के बाद होगा, जब यहाँ हार्वेस्टिंग जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद से इसका प्रिक्वायरमेंट सरकार करती है जी। और जहाँ तक हम आपको बताना चाहेंगे, एमएसपी पिछले 10 साल में, जैसे गेहूं की बात करें, रबी की फसलों की बात करें, तो सरकार ने 73% बढ़ाया है। जौ की जो एमएसपी है 80% बढ़ाया है। चने की एमएसपी 82% बढ़ाया गया है। मसूर की 127% बढ़ाया गया है। सरसों का 95% बढ़ाया गया है और कुसुम का 98% बढ़ाया गया है। और पिछले 10 साल में रबी के जो फसल हैं 6 जी, उसकी 3,229 लाख मैट्रिक टन की प्रिक्वायरमेंट हुआ है, खरीदारी हुई है। और जो हमारी टोटल 22 फसल जिस पे एमएसपी मिलती है उस पे 10,361 लाख मैट्रिक टन की खरीदारी हुई है। और जो किसानों को भुगतान हुआ है पिछले 10 साल में, जो 22 फसल हैं वो 20,64,000 करोड़ है किसानों को। तो सरकार लगातार किसानों के लिए सुविधा देने के लिए प्रयासरत है और एमएसपी लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे किसानों को इससे फायदा होगा बढ़े हुए एमएसपी से। तो बढ़े हुए एमएसपी को आगे तक कंटिन्यू करने के लिए जिस मैकेनिज्म को अपनाया है सरकार ने, क्या उसके बाद जो सरकारी खजाना है उस पर भी बोझ पड़ेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो कृषि का बजट है वो इतना ज्यादा नहीं है कि लिमिटेशंस इतनी हावी हो जाए उस पर। क्या वो कुछ बढ़ने के आसार है श्रीवास्तव जी? देखिए, जो कृषि मंत्रालय है वो एमएसपी अनाउंस करता है और इसकी खरीदारी, जैसे कि आपके जो गेहूं हैं और जो राइस मतलब धान है, इसकी खरीदारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड जो है उसके अंतर्गत आता है। तो लोग इसमें इसका बजट में इसका प्रावधान करते हैं जिससे किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, हमारे साथ कम्युनिटी एक्सपर्ट भी हैं और अनुज जी से समझेंगे। तो अनुज जी, कुछ तो मिला है लेकिन किसान कह रहे हैं कि ये दिल मांगे मोर, गुंजाइश दिखाई देती थी बाजार के लिहाज से? जरा इस पूरे इक्वेशन को समझाइए, जो मिला, जो नहीं मिला, जो मिलना चाहिए था, विश्लेषण करके बताइए मुझे बाजार के लिहाज से। देखिए, मैं आजकल की बात नहीं करूंगा। अगर मैं पिछले 10 सालों से देखूं, जैसे कि श्रीवास्तव साहब ने बताया कि एमएसपी में करीबन 70% से ज़्यादा की इजाफा हुआ है और कई कई क्रॉप में तो मोर देन 100% भी इंक्रीमेंट हुआ है। तो और उसके साथ अगर आप देखेंगे तो खाली एमएसपी नहीं बढ़ा है, उसके साथ जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा है। खाली सरकार ने एमएसपी नहीं बढ़ाया, बट एमएसपी बढ़ाने के पीछे जो कारण थे, एमएसपी बढ़ाने के बाद जो डेवलपमेंट हुए वो भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। और अगर आप इसको देखेंगे तो बजट में अगर आप देखेंगे या फिर सरकारी खजाने पे देखेंगे तो बहुत नॉमिनल इम्पैक्ट है। तो सरकार ने बहुत बैलेंस तरीके से इसको इंक्रीज किया है कि केवल 0.20% या 0.30% का सिर्फ बोझ पड़ेगा। और उसके साथ सरकार ने जो एमएसपी बढ़ाया है वो एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि उसके साथ साथ जो आपका प्रोडक्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप एक पल्सेस का अगर आप बात करते हैं तो 2050 तक सरकार टारगेट कर रही है करीबन 39 मिलियन टन की आपके पास क्रॉप होनी चाहिए। जिस तरीके से क्रॉप इंक्रीज हो रही है, करीबन अगर आप CAGR के हिसाब से देखेंगे तो 4% के आसपास का जो ग्रोथ है वो हम हर साल दर साल देख रहे हैं, जो कि एक फिनोमिनल है। और मुझे लगता है कि सरकार जो टारगेट लेके चल रही है वो जल्दी अचीव होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो बहुत स्पीड से हम इंक्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं। अनुज देखिए, तो आपकी अपनी एक तकनीकी भाषा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मेरे व्यूवर्स के हिसाब से आसान भाषा में समझाइए, सरकार ने ये कोशिश कितने बड़े स्तर पे की और इसका असर कितना बड़ा नजर आएगा? बिल्कुल लेमैन की भाषा में समझाइए सर, मुझे कोई टेक्निकल वर्ड्स नहीं चाहिए प्लीज। देखिए, टेक्निकल वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये
डेटा शो करता है कि सरकार ने जो एमएसपी बढ़ाया है उसके पीछे क्या सरकार का औचित्य है, क्योंकि सरकार ने ये देखा है कि अगर एमएसपी बढ़ाने से प्रोडक्शन बढ़ता है तो डेफिनेटली सरकार को उसकी तरफ काम करना है, और सरकार ने वो काम किया है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि ये जो एमएसपी बढ़ाया गया है ये सरकार ने बहुत सही तरीके से बढ़ाया है, सही टाइम पर बढ़ाया है। एमएसपी बढ़ाने से उत्पादन कैसे बढ़ेगा ये भी बताइए। देखिए, एमएसपी बढ़ाने से उत्पादन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि किसानों को जो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो यहाँ पर उनको मिलना स्टार्ट होगा, तो उससे किसान ज़्यादा प्रोक्यूरमेंट करेंगे, सरकार ज़्यादा, जो किसान है वो यहाँ पर अच्छी तरह प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और एकरेज में अपनी जो गुणवत्ता है उसको लेकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जब किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे, उनको पता है कि गारंटेड मेरे को ये प्राइस मिलना ही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करेंगे। तो इसका एक डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो क्रॉप की प्रोडक्शन पे पड़ता है। कुलदीप जी, ऐसा है क्या एमएसपी बढ़ने से आपकी उत्पादन क्षमता जो खेतों में दिखाई देती है वो बढ़ती हुई नजर आती है, ऐसा है? जी, कैसे बताइए। उसके लिए जैसे चना ले लेते हैं हम, चने का एमएसपी लगभग 6,000 रुपए के आसपास, अच्छा, 5,500-6 हजार रुपए के आसपास अब हो गया है। तो हम चने की तरफ, दलहनों की तरफ भी बढ़े। गेहूं का एमएसपी भी वो है, जहां और चीजें पैदा हो रही है वहां गेहूं पैदा करने की भी प्रयास करें। तो जहां पानी की कमी है वहां सरसों पैदा करें, दलहन पैदा करें। तो उस चीज को देखते हुए हमें बैलेंस भी देखना चाहिए कि हमारे पास गेहूं की फसल बहुत सारी है हमारे, तो ये भी सरकार को एक किसानों के तक डाटा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई इतना हमारे पास गेहूं खूब सारा है, लेकिन हमारे पास दलहन की काफी कमियां हैं, उसके एमएसपी बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो हम उसका फायदा उठाने के लिए हम दलहन ज्यादा पैदा करें, सरसों ज्यादा पैदा करें, जिससे कि एमएसपी पर किसानों को भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। तो ये सब चीजें किसानों की तरफ अगर जाएंगी, बढ़ेंगी, तो पता लगेगा किसानों को, तो उत्साह बढ़ेगा किसानों का और उस तरफ बढ़े। तो किसानों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो एमएसपी बढ़ती होगी कुलदीप जी, अपने आप ही कमरे में बंद होकर 2-4 लोग बैठते हैं और एमएसपी बढ़ा देते हैं, वो होता क्या प्रोसेस? अगर आपको पता नहीं तो फिर मैं श्रीवास्तव जी से भी समझूंगा। ये तो सरकार का काफी लंबा चौड़ा हिसाब किताब है कुल मिलाकर के देखा जाए तो, क्योंकि एमएसपी एक गेहूं, मैं अब सरकार की तरफ से भी थोड़ा सा मैं बोलूं, अच्छा, कि गेहूं ले लिया तो गेहूं सब की जरूरत की चीज है, तो उसको इतना भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकती सरकार कि भाई को किसी को खाने के लिए वो इतना महंगा उठाना पड़े उसको, तो उसको सस्ते में वो बांटा जाए। इतनी एमएसपी का लोड सारा सरकार पर, जैसे कि सरकार कई साल से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गेहूं वितरित कर रही है लोगों को, तो वो भी सारा का सारा लोड कहाँ जा रहा है? सरकार के ऊपर जा रहा है। तो वो भी एक सरकार को सोचना पड़ता है सारा का सारा। ऐसा नहीं है कि हम खाली बस एक किसानों की तरफ से ही सोचते रहें, लेकिन ये जरूर है कि किसानों की तरफ सोचना भी जरूरी है, क्योंकि हमें पैदावार किसानों से लेनी है, उनको मजबूत भी करना है, देश को मजबूत करना है। तो ये सारी चीजें देखते हुए सरकार को भी सारा कुछ सोचना पड़ता है। ठीक है, दोनों साइड आपने खुश कर दी जी। ठीक है। हमारे साथ अंजलि जी भी है। अंजलि जी, मैं एक्स पे प्रधानमंत्री का पोस्ट देख रहा था जब एमएसपी रिलीज होने की बात की, तो उन्होंने कहा कि हम अन्नदाताओं के जीवन को आसान करना चाहते हैं, यानी पीएम किसानों की फिक्र करते हैं। ये उसका अंश भर मैंने बताया। अगर पीएम कह रहे हैं कि अन्नदाताओं के जीवन को आसान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक सतत प्रक्रिया है जो पीएम के दिमाग में किसानों को लेकर हमेशा चलती है। क्या उसी विजन के साथ ये सारी चीजें एप्लीकेबल हो रही है अंजलि जी? बिल्कुल ऐसा है कि देखो, जो एमएसपी के ऊपर अभी इन्होंने बोला कि भी एमएसपी कैसे बढ़ाई जाती है, क्या होता है, उसके लिए एक सरकार ने पूरा क्लियर विजन उसने रखा हुआ है। उसमें उसने हर चीज को उसमें इन्वॉल्व किया है। क्या लागत आती है, पूरी लागत के अंदर आपकी मशीनरी से लेकर आपके खाद से लेकर हर चीज को ध्यान में रखकर ही एमएसपी तैयार की जाती है। क्योंकि उसमें एमएसपी में ऐसा नहीं होता कि भी आपने सोचा और वो कर दिया, ऐसा नहीं है। बाकी रही बात गेहूं के लोग को लेकर, अभी इन्होंने बोला तो मैं बताती हूँ कि जरूरी नहीं है कि गेहूं जो है, जैसे उदाहरण के तौर पर बोल देती हूँ कि पंजाब में अगर गेहूं की टोटल लागत आती है 2200 के आसपास आती है, ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, और वही बिहार में वही गेहूं आपको 1500 में मिलती है, वही गेहूं आपको मध्य प्रदेश के अंदर 2200 में मिलती है। तो वहां पर आके ये जो है सरकार बैलेंस कर लेती है। आप ये मत सोचिए कि एमएसपी जो न्यूनतम मूल्य
मूल्य जो बढ़ाया जाता है वो ऐसे कमरे में बैठकर नहीं बढ़ाया जाता, बाकायदा उसके लिए हर चीज को सर्च किया जाता है कि कहां पर हम लोग बैलेंस करें। क्योंकि आज जो सरकार जो योजनाएं चला रही है, जो फ्री अभी इन्होंने कहा कि फ्री अन्न बांटा जा रहा है, तो वो सब चीजें बैलेंस रख के किया जाता है। ऐसे नहीं है कि आपने सोचा और कर दिया। रही बात, दूसरी बात है कि देखो सबसे बड़ा एमएसपी का मतलब ही क्या है कि जो बढ़े हुए जो यानी कि गेहूं का जो दाम है वो या जिन भी फसलों का जो दाम है वो प्रॉपर तरीके से किसानों को मिले, यही पीएम का विजन है कि अच्छे तरीके से उनको वो दाम मिले, जो गिरावट ना आए, यानी कि उनको नुकसान ना हो। यही विजन रख के ही सरकार चल रही है। अभी इसी को लेकर अभी इन्होंने बोला कि ट्रांसपोर्ट तक जाते जाते गेहूं महंगा हो जाता है, ये हो जाता है। ये बात सच है कि, लेकिन आपको पता है कि सरकार ने अभी ये ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करना शुरू किया है। उन्होंने इस तरीके से अब वहां पे गोडाउन बनाने भी शुरू किए, जो सहकारी समितियों के साथ मिलकर बनाए जा रहे हैं, ताकि मान लीजिए कि आज जो दाम है आपको सरकार ने डिसाइड किया 2250, ठीक है, और दूसरे एक और राज्य है, दूसरे में तैयार हुआ 1500 के आसपास। इन बिटवीन अगर मान लीजिए कि आपको वो दाम नहीं मिलता और आपके पास स्टॉक ज्यादा है, तो आप वहां गोडाउन में रख सकते हैं और जब वो रेट बढ़े तो उस रेट के ऊपर आप बेच सकते हैं। तो इस तरीके की स्कीमें सरकार चला रही है और पूरा किसान को दिमाग में रखकर ये सब चीजें चल रही है। ब्रेक पे जाने से एक छोटा सा जवाब, जब सब कुछ इतना हो रहा है तो फिर वो कौन किसान है जो बॉर्डर पे तंबू गाड़ के बैठ जाते हैं? पॉलिटिकल आंसर हो सकता है जवाब सवाल मेरा, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा जवाब दीजिएगा। मैं छोटा सा ही देती हूँ। देखिए वो क्या है कि हरियाणा और पंजाब के लोगों ने ही ज्यादा ये किया हुआ है। दरअसल क्या है कि गेहूं जो है पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा होती है, धान वहां सबसे ज्यादा होता है। सरकार का ये कहना है कि भी आप जो है धान और जो गेहूं जो है वो ज्यादा पानी लेते हैं, तो उसकी जगह दलहन को वो चाहते हैं कि दलहन का भी उत्पादन वहां होना चाहिए। आपको पता है कि गेहूं और जो पंजाब से गेहूं और हरियाणा से जो गेहूं और चावल की बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, तो सरकार उसको वो करना चाहती है, बैलेंस करना चाहती है कि आप दलहन भी कीजिए ना, मसूर दाल, चना दाल, ये भी कीजिए ताकि वो बैलेंस में आए और एक तरीके की एमएसपी बन सके। सिर्फ इस वजह से जो वहां तंबू गाड़े हैं उसका रीजन ये कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि सरकार चाहती क्या है। और मेरा सवाल यही था क्या जो मैंने आपसे पूछा? मेरा सवाल था वो कौन लोग हैं, क्या वो किसान है? हाँ है तो किसान ही। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे एमएसपी ने अब कितना बदला है किसानों का जीवन। रहिएगा मेरे साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आज सच के साथ में बात हो रही है एमएसपी की। सिर्फ एमएसपी की नहीं, जो हालिया फैसला हुआ कि अगले विपणन वर्ष में रबी की फसलों पे जो एमएसपी बढ़ी है उसके इंपैक्ट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और त्योहार का सीजन है, उससे पहले कोई खुशखबरी मिल जाए तो सभी के चेहरे आह्लादित कर देती है। हमारे साथ श्रीवास्तव जी भी हैं। तो श्रीवास्तव जी, ब्रेक से पहले एक सवाल उठ रहा था कि भाई ये एमएसपी कैसे तय की जाती है, एमएसपी है क्या? क्योंकि कई बार हमने देखा है जब कुछ लोग सड़कों पे भी निकले हुए थे, उनसे हम लोगों ने पूछा भाई एमएसपी क्या, उनको यही नहीं पता कि एमएसपी क्या है, लेकिन कहते हैं एमएसपी बढ़नी चाहिए। भाई बढ़ेगी क्या, बताइए तो पहले एमएसपी है क्या? तो सर थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर दीजिए उन लोगों के लिए जो भ्रमित होकर एमएसपी का झंडा बुलंद कर देते हैं। देखिए, एमएसपी का फुल फॉर्म ही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जी। मतलब यदि बाजार में कीमत उस प्राइस से नीचे जा रहा है तो किसान अपना उपज लेकर के एफसीआई के पास या जो नेफेड है, एनसीसीएफ है, उनके पास जा सकता है
और अपनी फसल को बेच सकता है। तो जो सरकार जो एमएसपी फिक्स करती है उस पर ये सारी एजेंसी किसानों से खरीदेगी और किसानों को उसका लाभ मिलेगा। अभी ये भी बात हो रही थी कि गेहूं के अलावा जो दलहन और तिलहन है जी, उसको भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो हम आपको बताना चाहेंगे जो अभी 6 फसलों की एमएसपी सरकार ने अनाउंस किया है, उसमें आप देखेंगे कि जो सरसों है उसमें सबसे ज़्यादा पिछले साल की तुलना में सबसे ज़्यादा उसी पर बढ़ाया गया है, 300 रुपये बढ़ाया गया है। मसूर पे 275 रुपये बढ़ाया गया है, चने पे 210 रुपये बढ़ाया गया है, और सबसे कम जो है वो बार्ली पे है, जौ जो है 130 रुपये है, और गेहूं पे 150 रुपये है। तो जैसा ये कहा गया कि दलहन और तिलहन को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी उस पर एमएसपी पिछले साल की तुलना में बढ़ाया गया, जिससे लोगों को किसानों को प्रोत्साहन मिले कि उसकी उत्पादन ज़्यादा करें। जहाँ तक प्रक्रिया की बात है, जो एमएसपी जो है सीएससीपी रिकमेंड करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस जी, एक कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है, जो उसको पूरा एनालिसिस करती है। अच्छा, और उनमें कुछ जो फैक्टर्स हैं उसको कंसीडर करती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा जी, कि फसल की लागत क्या है, उसको ध्यान में रखती है एमएसपी रिकमेंड करने से पहले। और जिसमें एक भारत सरकार का फैसला था, जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ था 2018-19 में, कि जो एमएसपी फिक्स होगा वो लागत मूल्य का कम से कम 50% मुनाफे के साथ ही होगा। तो इस फैक्टर को भी ध्यान में रखती है, सीएससीपी रखता है। और उस फसल की मांग और आपूर्ति क्या है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका मूल्य क्या है, इन सारे कारणों पर विचार करने के बाद ही सीएससीपी एमएसपी रिकमेंड करता है, और उसके बाद से सरकार इसमें अपना फैसला लेती है और एमएसपी अनाउंस करती है। ठीक है। तो ये एमएसपी का पूरा मैकेनिज्म है। लेकिन कुलदीप जी का रुख करता हूं मैं। कुलदीप जी, क्या ये एमएसपी किसानों के उत्थान से ज्यादा कई बार पॉलिटिकल इशू भी बन जाती है, और कई बार इसे राजनीतिक मुद्दा बना के भोले भाले मासूम किसानों को भ्रमित करने की कोशिश भी की जाती है, और ये कोशिश कई बार साकार होती हुई भी दिखाई देती है? ईमानदारी से बताइए, कि पहले ब्रेक से पहले आपने सारी बातें ईमानदारी से कही हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं उससे आप टू बी कंटिन्यूड के फॉर्मेट में सारी बातें ईमानदारी से ही कहेंगे। बताइए सर, क्या वाकई ऐसा हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है इस पे? देखो, राजनीति तो सब जगह होती ही है, और वो लोग विपक्ष भी सब ये करता ही है, तो वो तो करते रहेंगे। लेकिन किसान समझता है ये, किसान पूरा ठीक से नहीं समझ पाता उस चीज को। नहीं, किसान ये समझता है कि भाई हमको ढाल बना के पॉलिटिक चीजें की जा रही हैं। किसान ठीक से नहीं समझ पाता। अच्छा, ठीक से अगर समझाया जाए, सरकार अगर ठीक से उस जो कानून लाए गए हैं या कुछ जो उसके ठीक से उनको बताया जाए, गाइड किया जाए, उसमें किसान को भ्रमित किया जाता है, तो किसान उसमें आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाता है। तो भ्रमित बल्कि स्पष्ट कानून को अगर स्पष्टता रखी जाए, प्रचार किया जाए उस चीज का, तो ऐसा नहीं है कि किसान समझता है तो समझता है उस चीज को। हर स्तर पे तो सरकार किसानों की बात मानने के लिए तैयार रहती है। वो नियम जिन पे बवाल हुआ उनको वापस तक ले लिया गया। किसानों के लिए कई योजनाएं आती हैं, समय समय पे फंड रिलीज हो रहा है, बजट एलोकेशन हो रहा है, एमएसपी बढ़ रही है। फिर क्या करे किसान? बताए, ऐसे कौन सी परीक्षा दे देगी सरकार जिससे किसानों को भरोसा हो जाए? बीच में जो बिचौलिया जो हैं, हाँ, तो उसको किसान की और उसमें ज्यादा नजदीकी रहती है। अच्छा, जैसे मंडियों में आड़ती वगैरह को देखा जाए तो उसकी ज्यादा नजदीकी रहती है। किसान को जब पैसा की जरूरत होती है तो किसान उसके पास जाता है, और उसको वहां से अपने कार्य को करने के लिए, उसको जो अपना रोजमर्रा के परिवार को चलाने के लिए, तो उसको वहां से पैसा मिल जाता है। तो उस पैसे को, उसको लिहाज को देखते हुए, उस चीज को देखते हुए जो किसान है वो बिचौलिया जो कहते हैं उस हिसाब से भी कई बार किसान बह जाता है, चल पड़ता है। तो ये सारी चीजें दिक्कत आती है किसान को कि वो ठीक से अपना बलबूते पर अगर वो चलना शुरू कर दे, अपने पैरों पर, यानी कि कहूँ मैं ठीक से, तो ऐसी दिक्कतें नहीं आए। अब धीरे धीरे किसान भी ऐसी बात नहीं है, समझ रहा है, पढ़ा लिखा होता जा रहा है, और ठीक से उसको सरकार का भी चाहिए कि उसको ठीक से गाइड किया जाए। ठीक से उसको सब चीजों के बारे में अगर गाइड किया जाए तो किसान समझ लेता है। वो किसान जो पूरे देश को अपने बूते चला रहा है, अन्नदाता कहलाता है,
वो कैसे बहक जाता है, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कुलदीप जी। किसान अन्नदाता जरूर है, लेकिन वो खेत में पैदावार करने के लिए और उसके लिए ही वो बाहर की नॉलेज जैसे इतनी ज्यादा नहीं रखता। सरकारों में क्या है कि इस चीज के लिए एमएसपी की ही अगर देखें तो उसको ठीक से पता नहीं लगता कि एमएसपी किस प्रकार से कैसे तैयार किया जाता है। वो सब चीजें देखते हुए अब जैसे मोटी ही चीज है भाई, हम अनाज दलहन कैसे क्यों हमने उगाने बंद कर दिए, तो उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे कारण है कि हम जो रासायनिक खाद हमने डालने शुरू किए उसमें दलहन जो है वो पैदावार नहीं होता, उसमें खाली गेहूं और धान पैदा हो सकता है। तो किसान को तो जितना जो है उसको वैसे केवल खेत का तो वो जानकारी है उसको, लेकिन बाहर की इतनी जानकारी वो नहीं रखता, जिसके कारण वो बहक जाता है। ठीक है जी। हमारे साथ अनुज जी भी हैं। अनुज जी, ओईसीडी की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें ये कहा गया कि साल 2000 से, अगर मैं ठीक नहीं हूं तो दुरुस्त करिएगा, साल 2000 से किसान घाटे की खेती कर रहा है, लेकिन अब सरकार के ये बढ़ते हुए कदम इस रिपोर्ट को पलटने में, संशोधित करने में कितने कारगर दिखाई देते हैं, क्योंकि बाजार की नब्ज आपसे अच्छा कोई नहीं समझता है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो आज से अगर आप 10 साल पहले देखेंगे तो जो एकरेज था वो बहुत कम था, करीबन 550-600 किलो पर हेक्टेयर था, जो कि अब बढ़ के करीबन 850 के आसपास आया है। अगर आप इसको इंटरनेशनली इवेल्युएट करते हैं, जो कि करीबन 980 किलो पर हेक्टेयर के आसपास था, तो कहीं ना कहीं किसान ने डेफिनेटली ग्रो किया है। एमएसपी बढ़ने के बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, और कहीं ना कहीं जो किसान का एक रहने का तरीका है, जो उसकी जीवन शैली, वो भी वहाँ पर इंक्रीमेंट हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली सरकार ने उस तरफ काम किया है, और जो किसान की जीवन शैली है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आई है, और किसान अब ज़्यादा प्रोक्यूरमेंट करने की, ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वो अभी भी किसान के पास नहीं पहुंच पाया है कि किस तरीके से आपको क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, किस टाइम पे कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं उनको जो प्रोडक्टिविटी है उसमें और इंक्रीमेंट हो सके। अगर आप आज भी इंडिया के किसान और फॉरेन के किसान को कंपेयर करते हैं तो हमें बहुत अभी आपको असमानताएं देखने को मिलेंगी, जिसमें नॉलेज, अवेयरनेस, वो सब चीज़ें अभी भी मिस आउट हैं। तो कहाँ लैग कर रहे हैं हम? देखिए, यहाँ पर जो लैकिंग है वो कहीं ना कहीं, जैसा कि सर ने बताया कि जो प्रचार है वो उस लेवल पे नहीं पहुँच पाया, या किसान तक जो बात पहुँचनी चाहिए थी वो उस लेवल पर नहीं पहुँच पाई है। देखिए, हर एक मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है इन्फॉर्म्ड और एक होता है जो कि नॉन इन्फॉर्म। तो जो नॉन इन्फॉर्म है वो कोशिश ही नहीं करता कि उसको आगे बढ़कर वो नॉलेज ले सके, वो केवल मिडल मैन तक अटक कर रह जाता है, जिससे उसको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं पहुँच पाती, और उसके चलते जो उसकी जीवन शैली है वो उस लेवल पर नहीं पहुँच पाती, और जो प्रोडक्शन है वो उस लेवल पर नहीं पहुँच पाता। बट जो वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आज अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं जो खेती की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं खेती की तरफ लोगों को जिज्ञासा है, और लोग अब अपने प्रोफेशन को छोड़कर, हमने ऐसे प्रोफेशंस देखे हैं जो लोग अपने एक्चुअल प्रोफेशन को छोड़कर धीरे धीरे खेती की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि खेती जो करना है वो बहुत अच्छी एक जीवन शैली यहाँ पर ला सकता है। तो हम देख रहे हैं कि जो वेल इन्फॉर्म्ड हैं वो डेफिनेटली अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बट जो नॉन इन्फॉर्म्ड हैं वो अभी भी उसी लेवल पर हैं जो अपनी इन्फॉर्मेशन को नहीं सुधार पा रहे हैं। लेकिन अनुज, कुलदीप जी भी कह रहे हैं कि बिचौलिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप भी कह रहे हैं मिडलमैन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये बिचौलिया नाम का जो कैरेक्टर है ये बाजार भी नियंत्रित कर रहा है, किसानों को भी नियंत्रित कर रहा है, आंदोलनों को भी नियंत्रित कर रहा है, तो सारा तो इसी के हिसाब से चल रहा है। मतलब देखिए, बिचौलिया जो है बेसिकली उनका जो मेन फंक्शन है वो है किसान क्रॉप लेके आता है उसको मंडियों में बेचना, बट उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बिचौलियों का बहुत सारा रोल जो है वो उनके पर्सनल, किसानों के पर्सनल घरों तक चला जाता है, कि उनको फंडिंग करना, बीच की जो उनकी जीवन शैली है या फिर जो उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए उसके लिए उनको फंडिंग करना। तो बिचौलियों को आप नहीं हटा सकते, बट हाँ ये है कि हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम रन कर सकते हैं जिसके थ्रू किसान को। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है अनुज, एक तरफ हम कहते हैं कि हम योजनाएं चला रहे हैं, किसानों को अपलिफ्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बिचौलिया फंड भी दे रहा है। तो भाई जब अपलिफ्ट हो रहे हैं किसान, तो ये फंड की जरूरत क्यों पड़ रही है किसानों को? देखिए, खेती एक प्रोसेस है। आपने अगर आज, जैसे आप एमएसपी आज लागू किया, इसका जो असर है वो मार्च में जाके मिलेगा जब सरकार प्रोक्यूरमेंट करेगी। उसके बीच में किसान को जो खेती करनी है, जो उसको यूरिया लेनी है, या जो उसको खाद लेनी है, या फिर जो उसको घर के फंक्शंस हैं या घर के जो प्रोग्राम हैं वो करने हैं, उसके लिए उसको रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरली जो जमींदार होता है, जो किसान तो खत्म नहीं होगा फिर इस हिसाब से। तो देखिए, बिचौलिया तो कभी खत्म हुआ नहीं है, बट ये कि हाँ, हम जो लास्ट है किसान है उसको हम जरूर वेल इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट जो आप क्रॉप कर रहे हो, या फिर आपका जो क्रॉप करने का तरीका है, या फिर जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो आप इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। हालांकि सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम रन भी किए हैं, और उस लेवल पर देखिए जो प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हुआ है वो ऐसे इंक्रीज नहीं हुआ है। इसमें जो परसेंटेज है
किसानों के इन्फॉर्मेशन के लिए वो यहाँ पर बहुत इंक्रीज हुई है। बहुत कम प्रतिशत है जो कि किसान अभी इन्फॉर्म नहीं हो पाए। मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो हम अग्रसर कर रहे हैं, हम 2047 तक हम बात कर रहे हैं कि भारत हमारा डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं और हो सकता है कि धीरे धीरे किसान भी अब वेल इन्फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अंजलि जी भी मेरे साथ हैं। अंजलि जी, जब जब एमएसपी को लेकर मैंने पॉलिटिकल डिबेट की है तो अपोजिशन मेरे सामने एक तर्क रखता है जो बताता है कि एनएसएसओ की रिपोर्ट है कि देश का किसान एक दिन में मात्र 27 रुपए कमाता है, तो फिर इन योजनाओं की बात जो हम करते हैं उसके क्या मायने रहते हैं? क्या इस तरह के आरोप लगाने वाले जो एनएसएसओ की रिपोर्ट का हवाला देते हैं उनको सरकार की तरफ से उठाए गए कदम मुंहतोड़ जवाब है और बता रहे हैं कि सरकार किसानों के साथ है? हाँ घनश्याम जी, ये बात सही है। देखो, कारण ये है कि हमारे यहाँ कौन सी बात सही है? एनएसएसओ की बात सही है या फिर जो सरकार कर रही है वो बात सही है? देखो, एनओसी की भी बात बिल्कुल सही है। मैं उसको बिल्कुल सही तरीके से आपको बताती हूँ कि कारण उसका रीजन ये है कि 80% जो किसान है ना, जिनके पास 1 एकड़ से लेकर 2.5 एकड़ जितनी जमीन है, ठीक है, उसकी जो उपज होती है वो 100 क्विंटल होती है, 200 क्विंटल होती है, 500 होती है, 1000 क्विंटल होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। तो किसान जो है अपना वो जो सामान है, जो भी उसकी फसल है, उसको वो सीधा डायरेक्ट जो है जो सरकार की योजनाओं तक नहीं लेकर जाता, वो सहकारी समितियों तक नहीं जाता, वो मंडी तक नहीं पहुंच पाता। तो वो ऐसे में क्या करता है, बिचौलियों के साथ चलता है। तो नेचुरली कि जो बिचौलियों के आने के कारण वो जो चीज़ है वो सब चीज़ें गिरेगी, किसान की आय अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि बिचौली तो अपना भी परसेंटेज रखेंगे, वो मंडी तक जाते नहीं। उसका रीजन ये 27 रुपया एक दिन, ये फैक्ट एकदम सही है? नहीं, ये फैक्ट सही नहीं है, क्योंकि मुझे इसके बारे में इतना ये वाला फैक्ट मैंने कहीं अभी तक आज के टाइम के अंदर, इस टाइम के अंदर, एनएसएसओ की एग्जिस्टेंस आपको पता है? हाँ जी। तो उसके अंदर अगर उन्होंने लिखा है तो उसका रीजन यही होगा। कारण मैं बता रही हूँ सिर्फ उसके अंदर कि उसका रीजन ये होगा कि ज्यादातर जो किसान है उनके पास 1 से 2.5 एकड़ जितनी जमीन है, तो उसमें फसल ही कितनी उगती है। तो ऐसे में जो किसान है वो वहां तक मंडी तक जाना ही नहीं चाहता, तो वो बिचौलियों के बीच में रह जाता है। तो बिचौलिए जो है, अगर मान लीजिए कि आज सरकार ने 2200 रुपए अगर उसकी MSP तय की है, लेकिन जो बिचौलिया है वो उसको कितनी देगा आपके हिसाब से? वो 1300 देगा, 1400 देगा, 1500 देगा, इससे अब तो नहीं देगा ना। वो कहेगा इसमें ये भी खर्चा आता है, वो भी खर्चा, तो नेचुरली है कि वो 27 रुपए तक ही आकर ही गिरेगा। मतलब सरकार के रेट पे भी बिचौलियों का अतिक्रमण है, ये कह रही हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि वो वहां तक जाता नहीं है ना, क्योंकि वो उतनी चीजों को लेकर वहां जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी लागत बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि आज उसके खेत के अंदर उसकी 100 क्विंटल गेहूं उसके पास पड़ा हुआ है, अगर वो उसको लेकर जाता है तो एक सबसे बड़ी बात वहां की वहां आपके ट्राली का पैसा लगता है। अगर 3 दिन नंबर आता है, 4 दिन के बाद नंबर आता है, 5 दिन के नंबर आता है, पता नहीं कब तक नंबर आएगा उसका वहां तक पहुंचने में, ठीक है, वो एक सबसे बड़ी बात। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, तो इतना बड़ा जो खर्चा आता है तो उसकी लागत तो बढ़ती जाती है। तो ऐसे में किसान क्या करेगा कि वो नेचुरली वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, तुम 1300 में 2200 की जो चल रही है उसको वो 1300, 1200, 1000 के अंदर वो उसको बेच डालेगा। तो ऐसे में तो नेचुरली है कि वो किसानों की जो आय है वो कमी होगी। तो ये जो बिचौलियों का रैकेट है, नेक्सस है, इसको ब्रेक करने की कितनी जरूरत है? पहले तो मुझे लग रहा है इसी को ब्रेक कर लिया जाए। बिल्कुल, इसको देखो वहां तक पहुंचना होगा। सरकार को अपनी योजनाएं जो हैं खेत तक ले जानी होगी। खेतों तक जाने पर ही ये सब चीजें, बिचौलियों का जो मार्जिन है वो कम हो, जब खत्म हो जाएगा तो नेचुरली किसानों की आय अपने आप दुगनी हो जाएगी। तो कुलदीप जी, 2200 का रेट 1300-2200 पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? क्या वाकई इतनी वर्स्ट स्थिति है? आप किसान हैं, आप अच्छे से समझा पाएंगे। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में तो मैं मानता हूं कि वहां हम मंडियों तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा दूर उत्तर प्रदेश या बिहार आदि दूसरे राज्यों में जाएं तो वहां पर वही हालात हैं जो कि अभी बताया कि वहाँ रेट व्यापारी उनके वहीं पर पहुंच जाते हैं और वहां पर वो सस्ते दामों पर, उनको पैसे की जरूरत होती है और सस्ते दामों पर वो दे देते हैं। मैं कई साल पहले की बात है, मैं या तो दूर नहीं है यहाँ से हापुड़, हाँ जी, तो यहाँ तो गेहूं महंगा था, लेकिन मेरे को किसी ने बताया कि वहाँ तो जो है 1500 रुपए किलो में मिल गया, यहाँ तो 2000 रुपए वो है और वहाँ तो जो है 1500 में मिल जाएगा क्विंटल। लाने में, यहाँ तक लाने में ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का खर्चा हो जाएगा 1 क्विंटल पर, तो 400 रुपये का फायदा होगा। हापुड़ से दिल्ली लाने में 100 रुपये लगेंगे बस? हाँ, 100 रुपये क्विंटल पे 100 ही रुपये लगेंगे। अच्छा, 200 रुपये लग जाएंगे, फिर भी 300 रुपये का तो फायदा होगा। व्यापारी जो हो उसमें, उस रास्ते पर, हापुड़ तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, और भी दूर क्षेत्र मेरा मानना है कि और भी अगर दूर क्षेत्र है तो वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें हैं। अच्छा, जिसके कारण जो है किसान को वो फायदा नहीं मिल पाता।
जितना फ़ायदा एमएसपी का जो फ़ायदा किसान को मिलना चाहिए वो फ़ायदा किसान को नहीं मिल पाता। वहाँ पर सीधी सरकारें जाएं और मंडी वहाँ जो है सरकार जो है वो जैसे एफसीआई है या दूसरी कोई और चीज़ें हैं, एजेंसियाँ हैं सरकार की, वो वहाँ पर खरीदारी करें और सीधा एमएसपी जो है लोगों को दें, किसानों को दें। कि व्यवहारिक है ऐसा करना, आपको लगता है हो सकता है ऐसा? संभव है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ऐसी कोशिशों की बात किसान पहले कर चुके हैं, बता चुके हैं क्या इस तरह की दिक्कतें? हाँ, कई जगह मंडियों में इस प्रकार से, जैसे दिल्ली में कोई इस प्रकार की योजना नहीं है कि वहाँ पर इस पर वो खरीदा जाए। हरियाणा में पास में हमारा हरियाणा राज्य है, वहाँ पर एमएसपी के द्वारा वो खरीदे जाते हैं मंडियों में। तो वो चीज़ें जो है, अगर हम फसल के समय पर अगर एफसीआई के वो चीज़ें हमें वो बिचौलियों को भी दे दें, उसमें कुछ अच्छा जो बिचौलिए हैं मान लो उन्हीं को दे दें, भाई हमें को खरीद करके दें आप, तो सरकार इस प्रकार की कुछ योजनाएं अगर बनाए तो बहुत किसानों के लिए लाभ रहेगा। सर, पहले ब्रेक से पहले आपने सरकार और किसानों को खुश किया और इस ब्रेक में आपने बिचौलियों को भी खुश कर दिया। बिचौलियों को खुश नहीं किया मैंने, लेकिन अगर की बात भी करने लगे ना सर आप तो। सरकार अपना एक तंत्र खड़ा करे इस प्रकार से खरीदारी करने का, तब मैंने कहा कि वो उस प्रकार के जैसे आड़ती वगैरह हैं, बिचौलिए चाहिए मतलब सिस्टम में आपको, वो सरकार को चाहिए फिर उस समय। अच्छा, अगर सरकार के पास बिना काम नहीं चलेगा, आप ये मान रहे हैं? सरकार के पास ऐसा तंत्र नहीं है, तो बिचौलियों को शामिल कर लेंगे कह रहे हैं तो उनको सरकार शामिल करे। ठीक है सर, ये बड़ा क्वेश्चन है, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो समझेंगे कि सही मायनों में एमएसपी के जो फायदे किसानों को मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं क्या। एमएसपी को लेकर लीगल गारंटी की जो बात कही जाती है, क्या ये उस तरफ बढ़ते हुए कदम है क्या? C2+50 की जो बात की जाती है, क्या उसको छूते हुए प्रयास हैं क्या? ब्रेक के उस पार रहिएगा मेरे साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सच के साथ आप देख रहे हैं और आज सच के साथ में हम दिवाली की बात कर रहे हैं, दिवाली की, एमएसपी वाली दिवाली की, और जो किसानों के चेहरे पे एक इत्मीनान, एक सुकून, एक धीरज लाई है कि अगले विपणन वर्ष में कुछ चीजें राहत भरी उनके लिए होने वाली हैं। उसी मैकेनिज्म को हम समझ रहे हैं। श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं। श्रीवास्तव जी, ब्रेक से पहले कई चर्चाएं हुई, हालांकि आप तो एक अधिकारी के तौर पे मेरे साथ हैं, लेकिन सवाल उठते हैं तो फिर ये समझने की कोशिश भी की जाती है। सर, इस तरह के एमएसपी का क्या वाकई कोई फायदा रह जाता है जब मिडल मैन, बिचौलियों का आतंक इतना ज्यादा है कि 2200 की चीज उनको 1000 रुपए में मिल रही है? अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें तो, नहीं तो फिर मैं आगे मूव ऑन कर सकता हूं। देखिए, जो मंत्रालय के पास, जो हमारे पास जानकारी है कि किसान तो अपना एमएसपी किसान के लिए ही अनाउंस करती है गवर्नमेंट जी, और किसान अपना एफसीआई और स्टेट एजेंसीज हैं, नेफेड है, एनसीसीएफ है, उनके थ्रू बेच भी रहा है। लेकिन जैसे किसान भाई हैं वो बता रहे हैं कुछ मिडिल मैन बीच में घुसते हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए मैं इस पे एक तो कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँ, किसान की भलाई के लिए, किसान की इनकम बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। आप देखें कि जो गेहूं का जो एमएसपी बढ़ाया गया है, जो इनका कॉस्ट है वो 1182 है,
उस पर 105% का मुनाफा देने के बाद से सरकार ने एमएसपी फिक्स की है। इसका मतलब सरकार चाहती है किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले, और जो मिडिल मैन की बात है उसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना लेकिन चाहूँगा। जो सरकारी एजेंसीज हैं सर, क्या ये लाइबिलिटी वहां नहीं होती है कि वो अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभा रही हैं? और क्या ये हम ना समझें कि अगर जिम्मेदारी वहां सही से निभाई जा रही है तो फिर मिडिलमैन नाम का जो कैरेक्टर है वो बीच में नहीं आना चाहिए? इस पे तो आप जवाब दे सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। देखिए, जो एमएसपी सरकार अनाउंस करती है वो मिडिलमैन के लिए नहीं करती है, वो किसानों के लिए करती है, और किसानों का इनकम बढ़े, उन्हें फायदा पहुंचे, उसी के लिए अनाउंस करती है। लेकिन सर मिडिलमैन अगर इतने हावी हो रहे हैं तो जो सरकारी एजेंसीज है जिनका जिक्र आप कर रहे थे, एफसीआई इंक्लूडिंग, तो क्या वो सही से काम नहीं कर रही फिर? या काम बहुत ज्यादा है कि इसलिए बिचौलिया आ गए? मतलब कहीं कुछ तो है ना सर, जिसकी वजह से अंजलि जी भी समझा रही थी, कुलदीप जी भी कह रहे थे कि देखिए मिडिलमैन बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, तो फिर वो जो योजनाएं हैं, जो सपने हैं, वो सरकार तक ठीक से पहुंच नहीं रहे हैं। तो सरकार के विजन में कोई दिक्कत नहीं, ये हम समझ रहे हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन है, जो एग्जीक्यूशन है, और जिसकी जिम्मेदारी है उस एग्जीक्यूशन को ग्राउंड लेवल पे करने की, वहां से लूप होल्स हैं क्या फिर? नहीं, जितना मैंने फील्ड विजिट किया है, अभी हमने वेस्ट बंगाल विजिट किया है, ठीक है, वहाँ भी मैंने अब कुलदीप जी ने बताया इनकी अपना कुछ नॉलेज का एरिया है, हाँ, और कुछ जितने हमने फील्ड विजिट किए, हमने किसानों से खुद बात किया है जी। हमने उनसे बेसिक सवाल पूछा है कि क्या आपको पीएम किसान का पैसा मिल रहा है? जी, तो उन्होंने कहा पैसा मिल रहा है। क्या एमएसपी की जानकारी आपको है? तो उन्होंने कहा हमें इसकी जानकारी है। अच्छा। तो क्या आप एमएसपी प्राइस पे अपने फसल को बेचते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम इन फसलों को उसी प्राइस पे बेचते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, कुलदीप जी कह रहे हैं, तो इनके पास इसकी जानकारी होगी। तो निश्चित तौर पे यदि आप क्योंकि प्रोक्योरमेंट एजेंसी एफसीआई है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड के अंडर में है, तो कुलदीप जी को इसकी जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ फूड को भी देनी चाहिए, जिससे कि एफसीआई और अच्छे ढंग से इन सब जो मिडिल मैन का प्रॉब्लम्स है उसको सुलझा सके। ठीक है, हमारे साथ अनुज जी भी हैं। अनुज भाई, अक्सर ये कहा जाता था भाई हमें तो एमएसपी को लीगल गारंटी के तौर पे देखना है और वैसे ही चाहिए, C2+50 का फॉर्मेट भी होना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी कोट किया जाता था बार बार। क्या ये सारी चीजें जो कही जाती थी उसके बदले में सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है जो बता रहा है कि भाई हम एक बार नहीं कई बार किसानों के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, और सिर्फ कह नहीं रहे, वो करके दिखा रहे? ये वही बढ़ते हुए कदम है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है? देखिए, बिल्कुल C2+50 का जो फॉर्मूला था ये कुछ साल पहले लॉन्च किया गया था, और हमने देखा कि उसमें काफ़ी अच्छा किसानों को भाव मिले हैं। पहले किसानों को भाव नहीं मिल रहे थे और किसान इन्फॉर्म भी हुआ है। मैंने आपको बताया कि कुछ परसेंटेज होता है जो कि इन्फॉर्म नहीं होता, तो यहाँ पे जो एमएसपी का इशू है, जो किसानों को नहीं मिल रहा है, वो कुछ बहुत कम परसेंटेज है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो सरकारी एजेंसीज हैं वो डायरेक्टली मंडी से भाव जो प्रोक्योरमेंट है वो मंडी से करती है और किसानों को पूरा एमएसपी का भाव देती है। जैसे अगर आप बात करेंगे गेहूं की, तो गेहूं में हरियाणा और राजस्थान की कुछ मंडियां जहां पर काफ़ी अच्छा सरकार का प्रोग्राम चलता है और एमएसपी पे किसानों को पैसा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि किसान उससे इन्फॉर्म नहीं है, किसान बहुत इन्फॉर्म है और धीरे धीरे किसान में जागरूकता भी आ रही है। और जो ये सरकार ने एमएसपी बनाने के फॉर्मूले C2+50 ये बहुत अच्छी तरह कारगर सिद्ध हो रहे हैं, और जो एमएसपी बढ़ाया गया ये उसी कारगर की तरफ आगे बढ़ते हुए के निशान है। लेकिन बाजार की स्थिति एमएसपी के लिहाज से जो किसानों के फेवर में जाती है, उसका अगर विश्लेषण करना हो तो अनुज आप कैसे कर सकते हैं? ये ग्राफ कहाँ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है? देखिए, ये ग्राफ को हम अगर देखें तो अल्टीमेटली ये एक प्रोडक्शन की तरफ है, क्योंकि अगर किसान को अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है, किसान को अगर जो उसकी क्रॉप का C2+50 के अकॉर्डिंग भी अगर मिलता है वैल्यूएशन, तो उसको लगता है कि उसकी क्रॉप का अच्छा भाव मिल रहा है। अगर मिलता है, आपको लगता है कि नहीं मिल पाता है? नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? अगर आपने इस्तेमाल किया तो मुझे लगता है जो किसान है जिनको नहीं मिल रहा है, अगर उनको लगता है कि उनको आज ये रेट अच्छा मिल रहा है, सपोज वो उसको इन्फॉर्मेशन आती है कि हाँ ये सरकार सपोज नेफेड है, वो अगर परचेज कर रही है एमएसपी पे, तो किसान को ये दिखेगा कि हाँ भाई मेरा माल आज एमएसपी पे जा रहा है, तो मैं अगले साल और क्रॉप को पैदा करूंगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन किसान के पास जाती है, जिससे किसान अगले साल क्रॉप, अब जैसे इस बार एमएसपी बढ़ाया है तो किसान को पता लगा है कि इस बार मेरी जो एमएसपी है रबी की वो इंक्रीज हुई है, तो डेफिनेटली वो कोशिश करेगा कि अगले साल जो वो क्रॉप को लगाए, जब सरकार प्रोक्योर करने आए तो वो अच्छी क्वांटिटी में सरकार को माल दे। तो बढ़ा हुआ क्रॉप किसानों को फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, बिचौलियों को तो मिलेगा फिर अनुज? देखिए, ऐसा नहीं है, मैं उस क्षेत्र में नहीं जाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिचौली हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। बाजार समझते हैं तो बिचौलिया भी समझते हैं ना।
देखिए बिल्कुल बाजार समझते हैं, बिचौलिए भी समझते हैं, मगर बिचौलिया का होना भी जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों को रिक्वायरमेंट होती है, जब वो क्रॉप को लगाते हैं उनको फंडिंग की जरूरत होती है, वो कई बार फंडिंग नहीं ले पाते तो उसको बिचौलिए उनको फंडिंग भी करते हैं, जिससे कि वो क्रॉप को पैदा भी करते हैं। अगर किसान के पास पैसा नहीं होगा तो वो क्रॉप कैसे लगाएगा, तो उस क्षेत्र में जो बिचौलिए वो उनकी मदद करते हैं। बट हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बिचौलियों को भी ये देखना चाहिए कि अगर सरकार ने एमएसपी डिसाइड किया है और अगर सरकारी एजेंसी परचेज कर रही है तो किसानों तक वो अमाउंट भी पहुंचना चाहिए। तो ये बिचौली को रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है अनुज? मतलब बिचौली क्या है? कोई संघ बना लेते हैं, कोई सोसाइटी बना लेते हैं, क्या है ये? मतलब कोई एजेंसी तो है नहीं है? देखिए आप भी बन जाएंगे, मैं भी बन जाऊंगा फिर तो। देखिए बिचौलिए हर क्षेत्र में होते हैं, हर किस क्षेत्र में नहीं होता है। अगर आप बोलेंगे बिचौलिए तो उसको हम ऐसे ब्रोकर बोलते हैं, राइट, जो कि माल खरीदने और बेचने के बीच का काम करते हैं। तो अगर हम इसको बिल्कुल लेमैन बात करें तो ब्रोकर, अगर आप देखेंगे तो मंडीज में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, दे आर ऑल ब्रोकर्स। तो ब्रोकर का होना जरूरी है कि किसान को एक बहुत ईजी माध्यम मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि अब जैसे एफसीआई का गोडाउन फुल है तो इस टाइम एफसीआई नहीं परचेज कर रहा है, अब किसान को अपना माल बेचना तो कहाँ जाएगा वो? तो उस टाइम पे ब्रोकर बहुत रोल प्ले करते हैं कि चलो आप अपना माल लेकर आए, सरकार किसान ने अपना माल बेच दिया। तो बिचौलिया का होना भी जरूरी है। बट हाँ, ये है कि किसान को ये पता होना चाहिए कि जहां तो वो हर माल बिचौलिया का रेट अलग अलग होता है अनुज, या फिर मतलब वेरी करता है कि एक ही रेट है? ऐसा होता है कि जैसे मकान लेते हैं जाके कभी किराए पे तो ब्रोकर होता है, तो ब्रोकर के अलग अलग रेट कई बार सेट हो जाते हैं, कोई एक सेट फॉर्मेट नहीं है। तो क्या बिचौलियों का भी अलग अलग रेट है? देखिए आज एमएसपी से ज्यादा बिचौलियों पे शो हो गया है। देखिए मंडी का रेट तय होता है। अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि जैसे हरियाणा की एक पर्टिकुलर मंडी है, इस मंडी में गेहूं का रेट ये है, इस मंडी में धान का रेट ये है। तो किसान भी, आज का किसान सर देखिए इंटरनेट का जमाना है, और आज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिसमें काफी किसान कनेक्टेड है। तो किसान को डेली, मैंने जहां तक देखा है, मैंने काफी मंडियों में विजिट करता हूं, तो मैंने देखा कि वहां पे किसानों के पास व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फायदा किसानों को मिल रहा है। उनको सुबह सुबह रेट आ जाता है कि भाई इस मंडी में इस क्रॉप का ये रेट है, इस मंडी में इस क्रॉप का ये रेट है। तो जहां पे किसान को अच्छा रेट मिलता है वहां वो जाकर उसको बेच देता है। हम भी बताते हैं अपने शोज के जरिए। बिल्कुल, देखिए इस टेक्नोलॉजी का ये फायदा किसानों को मिल रहा है। तो आज का किसान बहुत जागरूक हो गया है, उसको ये पता है कि शो के द्वारा भी कि ये रेट मिल रहा है या इंटरनेट के द्वारा उसको ये रेट मिल रहा है, तो वो उतना इन्फॉर्मेशन अब लेके चल रहा है कि उसको एक अच्छा रेट मिल सकता है। और रेट जाने हो तो मंडी खबर हमारा शो है, उसे जरूर देखें, उसे सारी अपडेट आपको एकदम सटीक तौर पे मिलती है। कुलदीप जी मेरे साथ है। कुलदीप जी, अनुज कह रहे हैं कि देखिए अब किसान बदल गया है, किसान शिक्षित है और आपको भी एक राजनीतिक समझ है। 2006 में जब C2+50% का फॉर्मूला आया था कुलदीप जी, तो आप जानते हैं मनमोहन सिंह की सरकार थी। इस सरकार से इतनी सारी उम्मीदें करना और 2006 पे वो लागू ना होना, फिर संसद के बाहर राहुल जी का कह देना कि ये सब तो डोएबल है, हो सकता है। ये पॉलिटिक्स किसान क्यों नहीं समझता? मैं बार बार उसी बात पे आ रहा हूं। जब इतनी समझ है और राजनीतिक हस्तक्षेप किसान रखता है, तो फिर ये क्यों नहीं समझता कि भाई 2006 से 2024 के बदलाव को हमें समझना होगा? नहीं, किसान अब शिक्षित हो रहा है, समझ भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, और धीरे धीरे इस तरफ बढ़ भी रहा है वो जी। और फसलें भी चेंज करके, जैसे कि जैविक की तरफ और ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ करके, और धीरे धीरे चना आदि दलहन की तरफ भी किसान बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें किसान देख रहा है, ऐसी बात तो नहीं है कि भाई वो बढ़ नहीं रहा है। और लेकिन दिक्कतें सभी के साथ, ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ किसान ऐसे भी हैं जो भोले हैं, जो दिल्ली से दूर के किसान हैं, यानी कि उनको अभी तक इतनी जो सुविधाएं हैं या इस प्रकार की चीज़ें हैं वो कम मिल पा रही हैं। तो वहां उनको उनके साथ थोड़ा सा, तो हर किसान कुलदीप जी नहीं हो पा रहा है, मतलब हर किसान इतना वो नहीं हो पा रहा है। इसके लिए काफी जो है हमें प्रचार आदि करना ही पड़ेगा। तो हर किसान को कुलदीप जी बनना हो तो क्या करे? बता दीजिए नुस्खा कोई आज, जो सरकार को भी खुश कर दे, बिचौलियों को भी थोड़ा सा सहला दे, और ये भी बता दे कि भाई मैं किसानों के साथ भी हूँ। भाई ये प्रैक्टिस भी तो बड़ी है ना सर? नहीं नहीं, इसके लिए भी जो है बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए भी हमें फ्री में नहीं बताएंगे आज कुछ भी। इसके लिए भी जो है हमें संस्कारित होना पड़ेगा। अच्छा, हमें ठीक से, कोई मंत्र होता तो मैं सोच रहा था कोई मंत्र बता देते, सुबह शाम जाप कर लेते। मंत्र ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन ठीक ईश्वर को जानना पड़ेगा कि दूसरे के साथ हम धोखा नहीं करें। ईश्वर हमेशा हमें देख रहा है, किसी के साथ भी दूसरे का, अगर व्यापारी भी और किसान भी और सभी इस चीज को देख लें कि हम एक दूसरे के साथ धोखा ना करें। अगर ठीक वो ईश्वर को जान ले कि हमें ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, हमारे सामने कण कण में है, और वो देख रहा है हमें। अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा। ठीक है सर, अध्यात्म से फिर एमएसपी पे लौटते हैं। अंजलि जी मेरे साथ है। अंजलि जी, मुश्किल से 1.5 मिनट का समय मेरे पास है आपके लिए, लेकिन फिर भी ये कहा जाता था, विपक्ष बार बार ये कहता था कि भाई एक डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है किसान और सरकार के बीच में एमएसपी को लेके। क्या वो ट्रस्ट डेफिसिट अब दूर हो रहा है
और विश्वास कायम हो रहा है? क्या हम समझ सकते हैं कि तस्वीर बदल रही है इस तरह के प्रयास जो लगातार सरकार कर रही है उसके बाद? हाँ, मैं इसी के बारे में आपको बताती हूँ कि Please. अभी सरकार ने अभी एक घोषणा भी की है जो रूरल गोडाउन बनाने जा रही है सरकार, जिसका जो सहकारी समितियां बनाएंगी। किसानों को, जो किसान जो अपना बिचौलियों के चलते अपनी फसलों को जो बेच डालते हैं, अगर ये बात उन तक पहुंच जाए कि अगर मान लीजिए कि आपके पास जो आपका फसल जो है वो बिचौलियों को ना बेचकर सीधे सहकारी गोडाउन में अगर आप पहुंचा देते हैं तो वहां पर आपको आपके आने वाले टाइम में आपको अपने दाम सही मिल जाएंगे। मेरे सवाल का जवाब प्लीज। ट्रस्ट डेफिसिट, क्या कम होता विश्वास बढ़ रहा है सरकार के इस तरह से कदम उठाने के बाद? हाँ, फिर अपनी बात पूरी करिएगा। अब किसानों का विश्वास बढ़े, क्योंकि किसान अब डेली जो है अपना हर चीज को देख रहे हैं, क्योंकि आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप आ गया, आपके पास टीवी है। अब यानी कि किसान ये नहीं कि वो अपना शाम के टाइम पे बैठ के अपने पत्ते नहीं खेलता, अब वो बैठकर थोड़ी देर के लिए अपना मनोरंजन भी करता है और किसान से जुड़ी हुई चीजें भी सीखता है। मैम, किसान के पास पत्ते खेलने का समय कब था ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन फिर भी मेरे पास समय इतना ही है। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, मुझे शो को यही वाइंड अप करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर आज के इस अंक को यहीं समेटना है, इसी उम्मीद के साथ कि जो सरकार की कोशिशें हैं वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वो साकार होती हैं, और साकार होते हुए हम आप देख पा रहे हैं कुछ नए चित्रों के साथ, कुछ नई अक्स के साथ किसान के चेहरे की खुशी हम यूं ही महसूस करते रहेंगे। आप देखते रहिए सच के साथ। गुरुवार को फिर मेरी और आपकी मुलाकात होगी। थोड़ी देर में यूट्यूब पे लिंक आएगा, आपको ये पूरा प्रोग्राम देखना है। आपके कमेंट का, रिएक्शन का मुझको बेसब्री से इंतजार रहता है। कीप वॉचिंग डीडी किसान। आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के होशियारपुर के ग्राम फिरोज रोहिलिया। आज जो विशेष कार्यक्रम है वो पराली प्रबंधन पर है, पराली को लेकर है। पराली जलाने के क्या नुकसान होते हैं? पराली जलाने नाल जिहड़ा वातावरण ये खराब होता है साडा। आपने बताया सबसे पहला नुकसान है कि जो हमारे जो खुराकी तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हैप्पी सीडर हो गया, कटर हो गया, बेलर हो गया। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। माइग्रेशन पृथ्वी का सबसे हैरत अंगेज करिश्मा और कठिन भी, और सबसे कठिन और खतरनाक माइग्रेशन होता है आकाश में। करोड़ों पक्षी निकल पड़ते हैं इस अद्भुत और महत्वपूर्ण सफर पर। बर्ड माइग्रेशन, प्रवासी पक्षियों का सालाना सफर। आइए नजदीकी से समझते हैं पक्षियों का ये अनोखा और हैरत अंगेज करिश्मा। देखिए ये एपिसोड इस शनिवार को रात 10:30 बजे केवल डीडी नेशनल पर। और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा। सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। बच्चों, कलाएं कितनी प्रकार की होती हैं? 64 प्रकार के होते हैं गुरुदेव। बहुत अच्छे राम, ये याद रखना आवश्यक है। बालक की जान बचाकर अपने कौशल का भी परिचय दे दिया। देखिए श्रीमन रामा हर रविवार दोपहर 12 बजे, पुनः प्रसारण अगले शनिवार शाम 4:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक
होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।